हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ में व्यस्त होंगे। मैं सुभाष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आज के वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे की बात को शुरू करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग उन 50 कंसेप्ट्स के बारे में, क्लास 11th के उन 50 हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आपने ढंग से चलाना सीख लिया, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर यूज किया जाना चाहिए और किस तरीके से उसको यूज करने का प्रोसीजर क्या है। अगर ये दो बातें आपने इन 50 कंसेप्ट्स के बारे में, मेरी लैंग्वेज में कहो तो इन 50 हथियारों के बारे में सीख ली, तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस ये बता रहा है कि आपके इस साल नीट के अंदर क्लास 11th वाला जो पोर्शन है उसके 95% से ज्यादा क्वेश्चंस सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सर अभी इस टाइम पर ये लिस्ट जो है ये हमारे किस तरीके से काम आ सकती है, तो मैं अगेन ये बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर आपका लेवल क्या है उसके आधार पर आप इस लिस्ट को यूज कर सकते हो। अगर आप अभी भी ले दे के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि अभी भी अगर आपका सिलेबस बाकी है, ठीक है, अभी भी आप, ठीक है, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, आपने मान लो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं इसको अपना मैप बना सकते हो। मतलब आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। आप देखोगे आपके सिग्निफिकेंटली मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर, या फिर डेफिनेटली नीट का जो एग्जाम होगा उसको आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में दे पाओगे। और दूसरा, जिन बच्चों को मैं रियल में एड्रेस करना चाहता हूँ, सर हमने साल भर बहुत सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई करी है, अच्छे से हर एक कंसेप्ट को सीखा है किसी भी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट अभी हम रिवीजन करते टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज को पढ़ें, किस चीज को छोड़ें, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाएं, किसके ऊपर कम ध्यान लगाएं। तो जो बच्चे इसको रिवीजन के टाइम पर यूज करेंगे लिस्ट को, वो इसको एज अ रिवीजन चेकलिस्ट, मतलब आप जब रिवाइज कर रहे हो चीजों को तो एक रिवीजन चेकलिस्ट आपकी बन जाएगी। आप मार्क करते चले जाना कि हाँ ये जो 50 टॉपिक सर ने बताए हैं ये तो मेरे बहुत अच्छे से होने चाहिए, इनको तो मुझे बहुत अच्छे से करना है क्योंकि सुभाष सर ने कहा है। और पीवाईक्यूज, मतलब मैं नहीं कह रहा, पीवाईक्यूज का एनालिसिस ये कह रहा है कि इन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। तो जो भी आपका लेवल है, अगर आप अभी भी अपना सिलेबस वगैरह कर रहे हो, सर हमने तो लेट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो अब छोड़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन सेलेक्टेड कंसेप्ट्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। और अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रहे हो, तो इसको रिवीजन चेकलिस्ट की तरह यूज करो। ये आपको मैं पहले ही बता देना चाहूंगा इस लिस्ट को रिवील करने से पहले। अब अगेन आपको इंतजार है इस लिस्ट का, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, फटाफट से बात करता हूं वन बाय वन इन कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये डायमेंशंस के अंदर काम में आता है। क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन के हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये कंसेप्ट जो है ये आपको आना चाहिए। ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट होगा आपका यूनिट कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आप कर लो, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आपका जो ये चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है नीट के अंदर वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। फिर अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, रूल्स ऑफ एरर प्रोपेगेशन। रूल्स ऑफ एरर प्रोपेगेशन आपको आने चाहिए कि किस तरीके से एरर्स कंबाइन होती है। दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो रिजल्ट के अंदर एरर कैसे आती है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या पावर रूल, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे रूल्स अगर आपको पता होंगे, एरर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपका सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी दिए हुए रिजल्ट में कितने फिगर्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाने चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं नीट के अंदर। पांचवा कंसेप्ट है वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हो, ठीक है।
तो पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए आपको। साथ ही साथ में उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये जो फॉर्मूला है ये, और इसके जो स्पेशल केसेस हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर r a + b हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 180 होने पर r मिनिमम a - b हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 होने पर r √a² + b² हो जाता है, a और b अगर आपस में इक्वल हैं तो r ट्वाइस ऑफ a cos θ/2 हो जाता है। इस तरीके के जो रूल्स हैं आपको वेक्टर एडिशन के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और इस ab cos थीटा, या अगर आपको वेक्टर्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन हो, ax i कैप ay j कैप az k कैप वाली फॉर्म में गिवन हो, तो किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और इसका फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। सिमिलरली a क्रॉस b जो होता है वो ab sin थीटा के इक्वल होता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलता है वो दोनों ही वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसको फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? नॉर्मली रोटेशन के अंदर यूज होता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और इसके बेसिस पे आप देखोगे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये आगे क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको काफी मदद करने वाला है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका जो प्राइमरी यूज है वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी को एनालाइज करना। और मोशन अंडर ग्रेविटी में भी चीजों को या तो आप ऊपर फेंकोगे या किसी हाइट से गिराओगे, थ्रोइंग अप एंड फॉलिंग डाउन। इसमें कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हो, डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो यू स्पीड से, तो वो कितनी हाइट तक जाती है? स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। कितना टाइम लेती है? √2h/g। इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर आगे चलते हैं अपन। नाइन्थ कंसेप्ट हमारा मैक्सिमम रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट नीट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रेंज की कंडीशन, रेंज के इक्वल होने की कंडीशन, जब θ1 + θ2 90 डिग्री हो। एक बार आप 30 डिग्री पर फेंको, एक बार 60 डिग्री पर फेंको, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो रेंज इक्वल हो जाती है। इस तरीके के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ में मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो r/4 tan थीटा के इक्वल होती है। ये आपको पता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा चांसेस है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा कंसेप्ट नंबर 10, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब इसमें हमें सर अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम या रिवर वाली प्रॉब्लम ऐसे नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था बहुत अच्छे से कि रिलेटिव मोशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जिसके रिलेटिव आपको मोशन को एनालाइज करना है उसको रेस्ट पर ले आओ और पूरी दुनिया के साथ में वो काम कर दो। सिखाया था अच्छे से, उसी से सारी प्रॉब्लम्स करवाई थी। वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हालांकि नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका वो क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं अपन। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और अगर फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो फोर्सेस को बैलेंस करना आना चाहिए, दिखाया था अच्छे से। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। F इज इक्वल टू ma या F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने अच्छे से बताया था अभी रिसेंटली सेशंस के अंदर कि F इज इक्वल टू ma को कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जाता है। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को बैलेंस कर लो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स वाली इक्वेशन लगाओ, याद आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशंस आनी चाहिए। 13 कंसेप्ट जो है हमारा वो है कंडीशन फॉर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के। कंसेप्ट नंबर 14 ब्लॉक ऑन अ रफ इंक्लाइन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का। एक इंक्लाइंड वेज है आपके पास में, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप मेरा सेशन देखना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट के बारे में बात करी है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट नंबर 15 कार टेकिंग टर्न ऑन अ रोड। रोड प्लेन हुई हो सकती है और बैंक्ड रोड भी हो सकती है।
डायरेक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए आपको। मैंने हालांकि पूरा फोर्सेस वगैरह को बैलेंस करके बताया था, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच द एंटायर लेक्चर। तो उसमें 15 मिनट का सेक्शन होगा ये, जिसको आप देख के इस कंसेप्ट को तैयार कर सकते हो। 16th, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेट वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। तीनों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा कि जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो तो फिर आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन लगभग पूछा जाना तय है। फिर वेरियस कंडीशंस फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन करवा रहे हो तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? √5gl, या फिर अगर रॉड है तो √4gl, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा भी मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, तो सिर्फ कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। अगला, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज। तो आपको मैंने सेमी सर्कल का, डिस्क, हाफ डिस्क का या हेमीस्फीयर का, इनका मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बताया था। फिर मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कि कैसे 2 बॉडीज को या 3 बॉडीज को मिला के एक सिस्टम बनाया जाए, उसका सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने आपको रूल भी बताया था कि बॉडी को आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। बहुत आसान है ये कंसेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान से पढ़ना इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम। एक सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, बट अगर नेट फोर्स 0 है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो आपका सभी ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का जो सम है, मतलब जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, फाइनल और इनिशियल बराबर होगा। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी नीट का फेवरेट टॉपिक है। इसको असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगला कंसेप्ट आ रहा है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ये वो वाली कॉलिजन है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद में सेपरेट नहीं हो पाते। इसका E 0 होता है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल होती है। लॉस ऑफ एनर्जी हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट्स इट, इतना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो 22nd कंसेप्ट है, हेड ऑन एंड ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला कंसेप्ट है। अगर आपके मासेस इक्वल होते हैं तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, और ऑब्लिक कोलिजन के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, अभी कल परसों ही हुआ है हमारा सेशन उसके अंदर, राइट। 23rd, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट बॉडीज। कंपोजिट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। बहुत सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद होगा, तभी तुम कंपोजिट बॉडी मतलब एक से ज्यादा बॉडीज को मिला के जो सिस्टम बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। ये कंसेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फेवरेट है नीट का, तो इसको आपको अच्छे से करना है। 24th इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के कि अगर आपका नेट टॉर्क 0 हो तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप घूम रहे हो, एक कुर्सी पे बैठकर आपको घुमाया जा रहा है, जैसे आप हाथ खोल लोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई और ओमेगा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है, आई बढ़ेगा तो ओमेगा को आपको कम करना पड़ेगा। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ नीट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 25th, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की नेसेसिटी है या नहीं है? अगर है तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि प्योर रोलिंग होने लगे? और अगर आप अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रोल करवाओगे तो किस किस को कितना कितना टाइम लगेगा, कितनी कितनी वेलोसिटी इसके साथ में नीचे पहुंचेंगे, और सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बनता है जो कि आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो रोलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होगा।
100% करेक्ट होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 26th, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट पर जाते हो तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। डेप्थ पर जाते हो तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, घट जाता है, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। शेप के ऊपर डिपेंड करता है प्लेनेट की। इक्वेटर पर आप देखोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, पोल्स पर ज्यादा होता है। और रोटेशन वाला जो फैक्टर है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लेनेट का जो रोटेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अफेक्ट करता है। 27th कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए वो है सैटेलाइट्स की मोशन। इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ में किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप सरफेस से फेंकोगे और वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो सैटेलाइट्स की मोशन और एस्केप वेलोसिटी ये एक मिल के कंसेप्ट बनता है, पूरा का पूरा रिलेटेड है। ये आपको आना चाहिए। इसके ऊपर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं इस साल, राइट। 28, यंग्स मॉड्यूलस और इलोंगेशन इन वायर। कैसे एक वायर के ऊपर जैसे आप लोड लटकाते हो, वजन लटकाते हो, तो उस वायर के अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है, और वो यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट बेटा, इसको नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर को, लेकिन इसको अगर आप ढंग से करोगे तो ये आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर दिलाएगा। 29th, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो वायर है ना उसको आप स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मान सकते हो। ये कंसेप्ट अगर आपको सिखाया होगा किसी ने, मैंने तो सिखाया है मिरेकल सीरीज के अंदर, मिरेकल फास्ट ट्रैक के अंदर भी कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आपका 100% क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। बर्नौलीज थ्योरम आनी चाहिए, किस किस के ऊपर बेस्ड है, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। 31st कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब भी आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का जो प्रोडक्ट है ए इंटू वी, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, एरिया कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। 32nd, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी फ्लूइड के अंदर डुबोते हो तो उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगने लगता है, जो कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो ये पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि डेंसिटीज की कंडीशन बनती है कि कब आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब आपका ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक करने लगेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलैरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर नीट, ध्यान से पढ़ना इसको। स्टोक्स थ्योरम एंड टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो स्टोक्स थ्योरम की मदद से निकाली जाती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यू शुड नो दैट फॉर्मूला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स इफेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड होता है, जैसे आप किसी रॉड को गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब लेंथ के बढ़ने से बहुत सारी क्वांटिटीज चेंज हो सकती है, जैसे थर्मल स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आपने रॉड को दोनों एंड्स पर फिक्स कर रखा है और फिर गर्म कर रहे हो, अब आप बढ़ने तो दे नहीं रहे बट रॉड तो एक्सपेंड होना चाहती है, तो रॉड स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड आपका चेंज हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको आने चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। 37, थर्मल कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उससे आप हीट लोगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को दोगे, जैसे आपने पानी लिया और उसमें बर्फ डाल दी, तो पानी और बर्फ का जो मिक्सर है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इस तरीके के बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको थर्मल फिजिक्स का एक पूरा वन शॉट दूं और उसके अंदर मैं सारे के सारे कंसेप्ट कवर करूंगा। अगेन कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी तबीयत अलाउ करेगी तो ही मैं लंबे लंबे सेशंस ले पाऊंगा, बट अगेन मिरेकल सीरीज ऑलरेडी जो हमारी पुरानी वाली यूट्यूब चैनल के ऊपर रखी हुई है, कम से कम इन कंसेप्ट्स को आप उन वीडियोस को देख के तो पूरा कर ही सकते हो। 38, ओम्स लॉ इक्विवेलेंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, बेसिकली क्या होता है, थर्मल कंडक्शन की जो फॉर्मूला है ना वो एग्जैक्टली ओम्स लॉ से मैच करता है।
टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट काम करता है। रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो करंट के इक्विवेलेंट काम करती है। और यहां पर भी थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो पूरा का पूरा ओम्स लो या रेजिस्टेंसेस का जो कनेक्शन वाला फंडा है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। कोशिश करूंगा मैं थर्मल फिजिक्स का आपको वन शॉट जरूर दूं, आपको मजा आएगा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने के अंदर। 39th की अगर बात करें तो रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन। दो लॉज जो हैं वो दोनों यहाँ पर यूज होते हैं। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका रेट ऑफ हीट एमिशन या रेट ऑफ हीट एब्सॉर्प्शन होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ कूलिंग का, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए स्टीफन्स लॉ के बेस्ड। और स्टीफन्स लॉ जो है उसी का अप्रोक्सीमेट वर्जन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ज्यादा चांसेस है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के। और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब आप देखोगे तो एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस वो आपको आने चाहिए। आपका मतलब बहुत चांस है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 40th कंसेप्ट हो जाएगा हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मतलब जिस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है, एमिट हो रही है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल सा लॉ है, बट इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे स्टार्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्टार ब्लू है और एक स्टार रेड है, तो बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो स्टार ब्लू है इसका मतलब वहाँ से ब्लू कलर का रेडिएशन सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम है तो पक्का ब्लू कलर वाले स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। कंसेप्ट नंबर 41, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही फॉर्मेट है, बट इसके ऊपर ग्राफ के क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन। बेसिकली साइन कन्वेंशन आना चाहिए आपको कि डेल्टा क्यू को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, डेल्टा डब्ल्यू को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। इसी के ऊपर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। हीट इंजन यानी कि जो कारनॉट इंजन है या फिर पंप, पंप का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, तो कारनॉट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं ये आइडियल होते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी है वो किस तरीके से सिंक और रिजर्वायर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं सब कुछ आपको कवर करना है, एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा आपका, राइट। आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर की आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वेलोसिटी जो है ना वो रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मजा आएगा, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं इस साल। 44th लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कैसे आपकी जो थर्मल हीट कैपेसिटी है टीपी और सीवी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर आप पढ़ते हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन रहा है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 45th स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो इसमें ए क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा की मदद से कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे वेलोसिटी की इक्वेशन लेके आओगे डिफरेंशिएट करके, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन लाओगे, और कैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। एवरीथिंग यू शुड नो, एवरीथिंग, है ना। Vmax और Amax जो है, Vmax होता है आपका A इंटू ओमेगा और Amax होता है आपका A इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली जो ओमेगा होता है ना वो Amax डिवाइडेड बाय Vmax के इक्वल होता है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है बट मजेदार कंसेप्ट है। 47th सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो एल और जी के ऊपर डिपेंड करता है। जी जो है लिफ्ट में ले जाओगे तो चेंज हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो ये डिपेंडेंस आपको आनी चाहिए। और कंपाउंड पेंडुलम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एसएचएम और वेव्स इसका भी एक कंप्लीट वन शॉट दूं। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंपाउंड पेंडुलम, वैसे देखने में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है बट उसको आप बहुत आसान बना सकते हो, ठीक है। चांसेस बन रहे हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, ध्यान से करना है इसको। 48 स्पीड ऑफ साउंड वेव्स एंड वेव्स इन स्ट्रिंग, स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो स्पीड है, स्ट्रिंग में जो वेव्स की स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो रूट टी अपॉन म्यू वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। और ऐसे साउंड वेव जो है उसकी जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो रूट गामा पी अपॉन रो वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए।
स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड पाइप, हार्मोनिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से आपके हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे वो स्ट्रिंग की या ऑर्गन पाइप की लेंथ पर डिपेंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट कंसेप्ट है अबाउट बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। देखो बीट्स तो बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या कहलाता है, नंबर ऑफ बीट्स कहलाता है। एक तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, लेकिन बीट्स और डॉपलर इफेक्ट को मिला के आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, आप हॉर्न बजा रहे हो और पहाड़ से टकरा के वापस से आवाज आपको सुनाई दे रही है, एको आपको सुनाई दे रहा है, बट रिलेटिव मोशन की वजह से जो एको की फ्रीक्वेंसी है और जो आप ओरिजिनल हॉर्न बजा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों डिफरेंट होंगी, और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको बीट्स सुनाई देंगे। तो कैसे बीट्स की मदद से और डॉपलर इफेक्ट का जो मिक्स्ड कंसेप्ट बनता है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर पूछा जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये आपके 50 कंसेप्ट है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा, ऑल दो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्योंकि आपको रिवीजन चेकलिस्ट बनानी है, बट पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी होगी। अगला जो वीडियो होगा उसमें इसी तरीके से मैं आपको क्लास 12th के मेरे द्वारा हैंड पिक्ड 50 कंसेप्ट, 50 हथियार बताऊंगा, जिनको अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपके 90%, 95% क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, अगर लगा है तो इसको लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में। ऐसे कंजूसी मत करना कि यार मैं बच्चों के साथ में शेयर करूंगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे नीट के एग्जाम की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, हम हर एक बच्चे की मदद करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, सच में आपको फायदा हुआ, तो आप डेफिनेटली और बच्चों तक भी इस फायदे को ट्रांसफर करना। हर एक बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लानी है। इस मुहिम में मेरा साथ देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।